नमस्ते दोस्तों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी का नाम है बेटा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। प्रिया चिल्लाकर बोली, नहीं सुरेश, बहुत हो गया। अब मैं इसे और सहन नहीं करूंगी। सुरेश ने बोला, लेकिन क्यों प्रिया, क्यों? ये देखो, तुम मेरी मजबूरी को क्यों नहीं समझ रही हो? मैंने उसे वचन दिया है। अरे चूल्हे में डालो तुम्हारा वचन। तुमने मुझसे पूछ के दिया था वचन उसको। प्रिया गुस्सा थी। ये देखो सुरेश, तुम दुनिया में एक ही ऐसे आदमी हो जिसे अपना बच्चा नहीं चाहिए। दुनिया में आने से पहले ही तुम उसे मेरे पेट में ही मार देना चाहते हो। एक बार ये हो गया है, अब ये दूसरी बार मैं बिल्कुल होने नहीं दूंगी। नहीं होने दूंगी यानी नहीं होने दूंगी। प्लीज प्रिया, सुरेश आजीजी से बोला। देखो, जब से आरती को ये बात मालूम हुई है कि तुम माँ बनने वाली हो, उसने मेरा जीना हराम करके रखा है। अरे अगर तुम्हें तुम्हारी बहन और माँ का इतना ही डर था तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? प्रिया गुस्से में चिल्लाए जा रही थी। अरे जब शादी हो गई है तो बच्चा होना तो स्वाभाविक है। और अगर तुम्हें अपना बच्चा नहीं चाहिए था तो फिर क्यों की शादी? क्यों मुझसे पहले ये बात नहीं बताई? शादी से पहले बोलते तो क्या मैं तुमसे शादी करती? क्यों तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी? मैं तुम्हारे साथ रह के रोज रोज तुम्हारी माँ और बहन के वजह से कुड़ती बैठूं और बार बार दवाइयाँ खाती रहूं? नहीं सुरेश, अब बस, बहुत हो गया। अब चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं दवाई नहीं खाऊंगी। मैं मेरे बच्चे को पेट में मारने नहीं दूंगी तुम लोगों को। भले उसके लिए मुझे ये घर, ये तुम्हारा परिवार, इतना ही क्या, तुम्हें भी छोड़ना पड़ा तो चलेगा। प्रिया, तुम ये पागल जैसी बातें मत करो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हारे बिना मैं रह भी नहीं सकता हूँ। और अगर तुम मुझे छोड़ के चली गई तो मैं अकेला पड़ जाऊंगा। सुरेश उसे समझाने के मूड में था। प्रिया उसे झिड़कारते हुए बोली, तुम कहाँ हो अकेले? तुम्हारे साथ में तुम्हारी माँ है, बहन है, उनकी सारी जिम्मेदारियां हैं। रहो मजे से उनके साथ में। प्लीज प्रिया, ऐसा मत करो। सुरेश, तुम निकलते हो या नहीं? मुझे तुम्हारा मुंह तक नहीं देखना। निकल जाओ, प्लीज गो। मैं यहाँ तुम्हारा चेहरा देखना भी नहीं चाहती हूँ। मुझे अकेली छोड़ दो, जाओ। ये कहते हुए प्रिया ने सुरेश को रूम से बाहर धक्का दे दिया और अंदर आके दरवाजा बंद करके पलंग पे गिर के रोने लगी। प्रिया को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर सुरेश को हो क्या गया है। ऐसा वो किसके कहने पर कर रहा है? क्यों अपने होने वाले बच्चे का दुश्मन बना बैठा है? उसकी माँ भी किस तरह की माँ है जो अपने खानदान के दीपक को बुझाने के लिए बोल रही है? और ये बहन भी कैसी बहन है जो अपने भाई का हंसता खेलता परिवार देख नहीं सकती है? उसके आने वाले बच्चे को इस दुनिया का मुंह देखने देना नहीं चाहती। ये तो दुनिया का सातवां आश्चर्य कहा जाएगा। मेरे साथ में ऐसी घटना घट रही है। आखिर ऐसा क्या कारण है जो किसी को ही मेरा बच्चा नहीं चाहिए? मेरा पति तो बिल्कुल सीधा साधा सरल स्वभाव का है और पक्का मातृ भक्त है। वो तो पलट के माँ से कभी भी कुछ नहीं पूछने वाला है। जो उसकी माँ कहती है उतना ही वो करता है, जैसा कहती है वैसा करता है। इतना ही क्या, उसकी बहन जो अपने ससुराल में मजे में है, वो तक उसको धौंस देती रहती थी। वो तो सुरेश से छोटी थी। सुरेश के पहले उसकी शादी हो गई थी और उसे 5 साल में 2 बच्चे भी हो गए हैं। लेकिन इन 5 सालों में सुरेश की शादी ना होने दी थी उन लोगों ने। जब आसपास के लोग, पड़ोसी और उसके रिश्तेदार, यहाँ तक कि शहर के लोग भी सुरेश की माँ को नाम रखने लगे, बदनाम करने लगे कि ये अपने बेटे का विवाह नहीं होने दे रही है, तब कहीं जाके सुरेश की माँ ने सुरेश की शादी 1 साल पहले प्रिया से कर दी थी। अब कम से कम लोग तो नाम नहीं रखते थे। अब इतनी मुश्किलों से उसकी शादी हुई, फिर भी उन्हें अपना पोता नहीं चाहिए था। क्या कारण था? कुछ तो कारण था। सोच सोच के प्रिया के सिर में तेज दर्द होने लगा। सुरेश से कुछ पूछो तो वो कुछ बताता नहीं। सास और ननंद, उनसे तो कुछ पूछ ही नहीं सकती। तब उसे कैसे मालूम पड़ेगा कि इस सब के पीछे क्या कारण है? क्यों उसके बच्चे को ये लोग दुनिया में ना आने देना चाहते हैं? सोच सोच के उसे लगा कि वो पागल ही हो जाएगी। आखिर सवाल उसके होने वाले बच्चे का था। क्यों उसकी सासू माँ और ननंद उसके पति को बच्चे नहीं होने देना चाहती थी?
सुरेश से उसने कई बार पूछा, लेकिन उसने कहा कि मुझे ये कुछ भी नहीं मालूम, माँ नहीं चाहती बस। फिर उसने यही कहा था, देखो प्रिया, तुम अपना ज़्यादा दिमाग मत चलाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है। वैसे तो क्या हुआ कि सविता जब दूसरी बार माँ बनने वाली थी, तो वो बार बार रो रही थी और माँ से कह रही थी कि उसे अबॉर्शन करवाना है। जब माँ से मैंने पूछा कि सविता क्यों रो रही है, तो माँ ने बताया कि सविता को दूसरा बच्चा नहीं चाहिए, क्योंकि उसके पति ने काम धंधा छोड़ दिया है और घर में बैठा हुआ है। इसलिए सविता चाहती है कि उसे दो बच्चे नहीं चाहिए, दूसरे बच्चे को वह गिरा देना चाहती थी। सुरेश प्रिया को बता रहा था कि तब उसी ने सविता से कहा था कि तुम चिंता नहीं करो, तुम होने दो बच्चा, तुम बच्चा मत गिराओ। जब तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है तो तुम क्यों चिंता करती हो? सविता ने कहा था, नहीं भैया, अगर गलती से भी लड़की हो गई तब तो मेरी सारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। नाम के लिए भी घर में पैसा आना बंद हो गया है। मैं बच्चों को संभालूंगी तो संभालूंगी कैसे? तब मैंने सविता से बोला था कि देखो, अगर तुम्हें लग रहा है ना कि लड़की हो जाएगी, होने दो। अगर तुम्हें लड़की हो गई तो मैं उसे गोद ले लूंगा। रहने दो भैया, बोलने में और करने में बहुत फर्क होता है। कल जब तुम्हारे बच्चे हो जाएंगे तब तुम कही हुई बात सारी भूल जाओगे। ये देखो भैया, तुम मुझे केवल बहलाने के लिए ये बात कर रहे हो, जिससे कि मैं बच्चे को जन्म दे दूं। आखिर जब मैंने कसम खा के और उसको वचन दिया कि देखो सविता, मैं तुम्हारा होने वाला बच्चा गोद ले लूंगा और मेरे पास जो कुछ है, जो भी मेरी प्रॉपर्टी रुपया पैसा है, वो सब कुछ उसी के नाम कर दूंगा। अब तो ठीक है, अब तो तुम उसे पेट के अंदर ही मारोगी नहीं। अब तो शांत हो जाओ। बहुत समझाने के बाद में ही सविता शांत हुई थी और बाद में वही हुआ जिसका डर था। सविता को लड़की हुई। डिलीवरी के तुरंत बाद ही उसने मुझे फोन किया था, भैया देखो, मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे ये बच्चा गिरा देने दो। तुमने जबरदस्ती की मुझ पर और इस बच्चे को जन्म देना पड़ा। अब तुम ही इसको संभालना। इसके आगे इसकी सारी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। मेरा और इसका कोई संबंध नहीं रहेगा। आज से तुम ही इसके माँ और तुम ही इसके बाप रहोगे। मैंने तुमसे पहले ही कह दिया था। ये कह के सविता खूब जोर जोर से रोने लगी। तब मैंने उसे कहा कि अरे तुम चिंता मत करो, अभी तो बच्चे को तुम संभालो। अभी बच्चे को तुम्हारी जरूरत है कि नहीं? लेकिन मैंने जो कहा है, मैं अपने बात पर कायम हूँ। मैं तुम्हारे बच्चे को गोद ले लूंगा और मेरा जो कुछ है उसकी वारिस वही बन जाएगी। तुम चिंता मत करो, रो मत। ये तुम्हारे लिए अभी बिल्कुल भी ठीक नहीं है रोना धोना। फिर ऐसा हुआ कि जब तक मेरी शादी नहीं हुई थी तब तक तो सभी कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन जब हम दोनों की शादी हो गई, सविता लगातार मुझे ताने मार रही है। बस यही वजह है कि मैंने अपने खुद के बच्चे होने से नकार कर रहा हूँ। इन दोनों माँ बेटी के दिमाग में यही बात है कि अगर हमारा खुद का बच्चा हो गया तो फिर मैं सविता की बेटी की तरफ ध्यान नहीं दे सकूंगा। बस इतनी ही बात है। अब तुम प्लीज थोड़ी मेरे हालात पर ध्यान दो। मैंने उसे वचन दिया है। प्लीज प्रिया, तुम मेरी साथ दो तो अच्छा होगा। लेकिन इस बार प्रिया अड़ी रही, नहीं सुरेश, मैं किसी भी तरह से तुम्हारी बात को समझ नहीं सकती हूँ। ये तो बात ही नहीं कि इस जिसको समझा जाए। और ये इतनी बड़ी बात भी नहीं है। तुम्हें उनकी लड़की को संभालना है तो तुम संभालो, मैं कहाँ मना कर रही हूँ। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि हम अपने बच्चों को जन्म ही न देंगे। पहले तुम्हें मुझे शादी से पहले बताना था, तब मैं थोड़ी ना तुमसे शादी करती। जब शादी की है तो घर परिवार तो हम बसाने के सपने देखेंगे ही। तुम्हें लगता है तो तुम सविता दीदी की बेटी को ले आओ, रखो अपने घर में। मैं उसमें तुम्हें बिल्कुल भी मना नहीं करूंगी। लेकिन इसके लिए मैं मेरे बच्चे को मारूं, ये बात मैं बिल्कुल भी मंजूर नहीं करूंगी तुम्हारी। ये कौन सी अकलमंदी का काम है? प्रिया और सुरेश की पिछले साल शादी हुई थी और एक बार प्रिया का गर्भपात हो चुका था। अब दूसरी बार प्रिया को फिर से दिन चढ़े हुए थे और जब घर में सबको मालूम हुआ था कि प्रिया के दिन चढ़े हुए, तब से इन दोनों के बीच में कहा सुनी रोज की बात हो गई थी। सुरेश के साथ ही सुरेश की माँ भी पता नहीं प्रिया को पता नहीं कौन कौन सी दवाएं देने के पीछे पड़ी रहती थी। सुरेश की बात प्रिया समझ सकती थी, लेकिन उसकी सासू माँ, क्या उन्हें क्या हो गया था? क्या उन्हें भी अपने पोते का चेहरा देखने की इच्छा नहीं थी? एक स्त्री के लिए अपने पोते से बढ़कर भी कुछ हो सकता है? सुरेश की बातों में प्रिया को कोई दम नहीं लगता था। उसे शक था कि इन सब के पीछे कोई राज छुपा हुआ है। इतनी छोटी सी बात पर क्यों कोई स्त्री अपने पोते को मारने की कोशिश करेगी? प्रिया ने रोते रोते ही मन में एक निश्चय किया। उसने सोचा कि क्या सत्य है उसे वह जानकारी रहेगी।
उसे पूरा भरोसा हो चला था कि मामला कुछ अलग है और उसने सोच लिया कि मामले की तह तक जाना ही जाना है। क्या करे जिससे कि वो इसकी तह तक पहुंच पाए? शायद सासू माँ से कुछ पता चल सके। अब उसने तय कर लिया कि वो ज्यादा से ज्यादा समय सासू माँ के आसपास ही रहेगी। अपने मन में दृढ़ निश्चय करके प्रिया दरवाजा खोल के अपने रूम से बाहर आ गई। अब वो ज्यादा से ज्यादा अपनी सासू माँ के आसपास ही रहने लगी। सुरेश और प्रिया के बीच में अबोला पसरा हुआ था। अगले दिन की बात है। सुरेश अपने काम पर निकल रहा था। इतने में सुरेश की माँ ने उससे कहा, सुरेश, तुम्हारे फोन से मुझे जरा सविता को फोन लगा दो। 2-3 दिन हो गए मेरी उससे बातचीत नहीं हो पाई है। मेरे फोन का रिचार्ज खत्म हो गया है। सुरेश जल्दी में था। बोला, माँ मुझे देर हो रही है, मैं एक काम करता हूँ, मैं ऑफिस में पहुंचता हूँ, उसके बाद में तुम्हारा फोन रिचार्ज करवा देता हूँ। अगर तब तक जरूरी हो तो तुम प्रिया के फोन से बात कर लो, सविता से। इतना कह के सुरेश अपने काम पर निकल गया। प्रिया की सास प्रिया के पास आ गई। बोली, बहू, जरा तुम्हारे फोन पर से मुझे सविता को तो फोन लगा दो। प्रिया ने फोन लगा दिया। उसे लगा सासू माँ वहीं बैठकर सविता से बात करेगी, लेकिन सासू माँ फोन लेके उनके रूम में चली गई और बहुत धीरे धीरे आवाज में अपनी बेटी से बात करने लगी। प्रिया को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था और वो बड़ी बेचैन हो रही थी। उसे सास और ननद की बात सुननी थी, लेकिन कैसे सुने? अब सासू माँ ने तो रूम का दरवाजा बंद कर लिया था, तो उस रूम में तो जा नहीं सकती थी। सोचने लगी। अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आया। वो उठ के अपनी सासू माँ के रूम के पास में गई और दरवाजे पे दस्तक देते हुए बोली, मम्मी, मुझे 1 मिनट के लिए मेरा फोन दीजिए। मुझे लगता है कि मेरा नेट चालू रह गया है। नेट बेकार में चलता रहेगा, मैं बंद कर देती हूँ, फिर आप आगे बात कर लीजिए दीदी से। सासू माँ ने उसकी बात सुन के फोन उसके हाथ में दे दिया। नेट बंद करने के बहाने से प्रिया ने फोन का रिकॉर्डर चालू कर दिया, अपने सासू माँ के हाथ में फोन वापस दे दिया और फिर बाहर निकल आई। उसकी सासू माँ को स्मार्टफोन के बारे में ज्यादा कुछ जानकारी नहीं थी, इसलिए उसे प्रिया की चालाकी समझ में नहीं आई। लगभग घंटा भर तक वे अपनी बेटी से बात करती रही। इधर प्रिया किचन में काम कर रही थी, लेकिन उसका काम में मन नहीं लग रहा था। उसे बार बार लग रहा था कि कब सासू माँ फोन पर बातें पूरी करती है और फोन उसके हाथ में देती है। घंटे भर के बाद में उसकी सासू माँ बाहर आई और बहू के हाथ में फोन दे दिया। थोड़ी देर में प्रिया फोन लेकर अपने रूम में गई और रिकॉर्डिंग चलाकर उसने सुनना शुरू किया। उन दोनों की बातें सुनकर तो वो हैरान रह गई। उसकी सास ननंद सविता से बता रही थी कि अरे क्या बताऊं सविता तुझे, द- पिछले 2-3 दिन से तेरा भैया लगातार उसके पीछे पड़ा हुआ है कि गोलियां खा ले, गोलियां खा ले, लेकिन वो गोली खाने के लिए तैयार ही नहीं हो रही है। मान ही नहीं रही उसकी बात। पिछली बार तो उसे कुछ मालूम नहीं था और उसने गोलियां खा भी ली, लेकिन इस बार मुझे ऐसा लगता है कि उसे बहुत करके हम पर डाउट आ गया है। वो मेरी बात नहीं मान रही है और ना ही सुरेश की बात मान रही है और किसी भी तरह से गोली खाने के लिए तैयार नहीं है। अब तू ही बता, मैं बार बार कितना बोलूं? ज्यादा बोलूंगी तो मैं बुरी बन जाऊंगी। अपने पड़ोसिनी भी घर में आती रहती है, उनके साथ में भी प्रिया सबसे बात करती रहती है। अगर उसने सबके बीच में कि गोलियां खाने के लिए आग्रह करना उसने सबको बता दिया, तो समाज में लोग मुझे क्या बोलेंगे? बता, मेरी नाक न कट जाएगी? क्या कहेंगे वो लोग कि इस स्त्री को अपने पोते का मुंह देखने की भी चाह नहीं है, उसे मारना चाहती है। इसलिए मैं सुरेश के पीछे पड़ी हुई, उसे बार बार कह रही हूँ, लेकिन लेकिन पता नहीं क्यों इस बार तो प्रिया जरा भी नहीं मान रही है। जब भी बोलो घर में नाटक कर देती है। बिल्कुल तैयार नहीं गोली खाने के लिए। सविता ने अपनी माँ से समझाया, माँ ये क्या बोल रही हो तुम? ऐसा कैसे कह सकती हो? और कैसे नहीं खा रही हो गोलियां? तुम लोग उस पर जबरदस्ती क्यों नहीं करते? और अगर उसने अभी गोलियां नहीं खाई और अगर टाइम निकल गया तो फिर उसका बच्चा गिराना मुश्किल हो जाएगा माँ। फिर आने दो बच्चे को इस दुनिया में और छोड़ दो सब बातें और फिर सब कुछ उसके नाम पर कर देना। सासू माँ उसे समझा रही थी, अरे सविता, किसको उसके नाम पर सब कुछ करना है? अगर मुझे सब कुछ उसके नाम पर करना होता तो मैं इतना तकलीफ क्यों उठाती? अरे वो 1 साल का था तब से मैंने उसे छोटे से बड़ा किया हुआ है, इसलिए नहीं कि एक दिन सब कुछ उसके नाम पे कर दूं। तुम क्या पागल समझती हो मुझे? अरे वो कमा रहा है हमारे लिए, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं करती हूँ कुछ ना कुछ। सविता गुस्से गुस्से में बोली,
माँ, अगर तुमसे कुछ ना हो पा रहा है तो तुम रहने दो। तुम भैया से बोलना कि अगर भाभी ये गुलिया इस तरह से नहीं खा रही हो तो किसी खाने के पीने की चीज में मिला के उसको दे दो। तुम थोड़ा दिमाग तो लगाओ माँ। ठीक है बेटी, तुमने बहुत अच्छा उपाय बताया है। तो आज शाम को सुरेश आता है ना, मैं आज ही उसको ये बात बताती हूँ। अच्छा चलो, फोन रखती हूँ। सुरेश आज मेरा फोन रिचार्ज करके दे देगा। अब कल मैं मेरे फोन पर तुझे खुशखबरी सुना दूंगी। ये कह के सासू माँ ने फोन रख दिया। सास और ननद की बातें सुनकर प्रिया को जैसे 440 वॉट का शॉक लग गया था। राज मालूम पड़ने की जगह तो ये गुत्थी और भी उलझती जा रही थी। एक के बाद एक उसके सामने सवाल खड़े हो रहे थे और जवाब एक का भी नहीं था। अब प्रिया इस घर में किसी पर भी भरोसा नहीं रख सकती। किसी के भी हाथ से कोई भी चीज खा भी नहीं सकती। शाम को सुरेश काम से घर पर आ गया। सासू माँ ने चाय बनाया। सुरेश एक कप सुरेश के लिए दिया, एक कप प्रिया के लिए भी बना के दे दिया। फिर सुरेश से बोली, बेटा सुरेश, गोली वैसे तो प्रिया खा नहीं रही है, तो गोली बारीक करके इस चाय में मिला दे और दे दे बहू को। अगर वो पूछे कि कड़वी क्यों लग रही चाय, तो कह देना चाय पत्ती ज्यादा पड़ गई है, शायद उसी से कड़वा लग रहा है। सुरेश चाय लेके प्रिया के पास में आया कमरे में। आज तक तो कभी सुरेश ने एक ग्लास पानी तक उसको लाकर नहीं दिया था। अगर प्रिया ने फोन पर अपनी सास और ननद की बातें ना सुनी होती तो आज वो बड़ी खुश हो जाती कि चलो आज सुरेश उसके लिए चाय लेकर आया है। लेकिन ये भगवान की उस पर बड़ी कृपा थी कि उसने सब कुछ पहले ही सुन लिया था। उसने चाय का कप हाथ में लेके जोर से सारी चाय जमीन पे फेंक दी। सुरेश, चिल्लाकर वो बोली, तुम्हारी क्रूरता की तो हद हो गई। लेकिन याद रखो, तुम्हारी कोई सी भी चाल अब मेरे सामने चलने वाली नहीं है। मुझे मालूम है तुमने मेरी चाय में वो गोली पीस के डाली हुई है। अभी के अभी मेरे रूम से निकल जाइए बाहर। मैं आपके चेहरा तक नहीं देखना चाहती। जाओ बाहर, पास यहाँ रूम में मत बैठो। निकलो निकलो। ये कहते हुए उसने सुरेश को धक्का दे के रूम से बाहर कर दिया। सुरेश मनी मन उससे बड़ा प्यार करता था। उससे उसकी दशा देखी भी नहीं जा रही थी। वो चुपचाप रूम से बाहर आ गया। प्रिया ने रूम का दरवाजा बंद कर लिया। वो जानबूझकर अपने पति से दूर रहना चाहती थी और उसे कमरे में आने भी नहीं देती थी। अब उसे किसी पर भी किसी बात का भरोसा ही नहीं रह गया था। अगले दिन सुरेश काम पर चला गया। उसके बाद में वो बाहर आई और सबसे पहले काम उसने क्या किया कि अपनी सासू माँ का फोन साइलेंट करके छुपा के रख दिया। वो जानती थी कि सुरेश काम पे चले जाता है, उसके बाद में या तो उसकी सासू माँ सविता को फोन करती है या फिर सविता का फोन आ जाता है सासू माँ को। इसके बाद प्रिया हॉल में बैठकर टीवी देखने लगी। उसका सारा ध्यान अपने फोन की तरफ ही था और जैसे कि उसे आशा थी, थोड़ी देर में उसकी ननद का कॉल उसके फोन पर आ गया। उसने फोन उठाया, फिर बोली, हाँ सविता दीदी, मैं आपकी माँ से बात करवाती हूँ। ये कह के वो सासू माँ के पास आई, बोली, मम्मी जी ये लीजिए, फोन आया है सविता दीदी का, आप बात कर लीजिए। सासू माँ हैरान, अरे सविता का फोन और तेरे फोन पर क्यों आ गया? अगर मुझसे बात करनी थी तो मेरे फोन पर लगा सकती थी ना। पता नहीं क्यों मम्मी जी। अरे बहू, सुबह से मेरा फोन दिख ही नहीं रहा है मुझे कहीं। जरा तू तो ढूंढना। अच्छा मम्मी जी, मैं ढूंढ लूंगी, आप कर लीजिए बात फोन पर, मैं तब तक आपका फोन ढूंढ के रखती हूँ। ये कहते हुए प्रिया ने अपने फोन पर रिकॉर्डर शुरू कर दिया और फोन सासू माँ के हाथ में दे दिया। उसकी सासू माँ कल के समान ही अपने रूम में जाकर अपनी बेटी से काफी देर तक बातें करती रही। प्रिया टीवी देख रही थी। आज वो बिल्कुल बेफिक्र थी। उसे मालूम था कि इनके बीच की बात वो बाद में जरूर सुन लेगी। वो बड़ी बेफिक्री से टीवी पर एक सीरियल देखती बैठी थी। आज भी माँ बेटी काफी देर तक बातें करती बैठी थी। उसके बाद में सासू माँ अपने रूम से बाहर आई और प्रिया के हाथ में उसका फोन दे दिया। इतनी देर उनकी बातें चल रही थी तो प्रिया सोच में पड़ गई कि पता नहीं क्या बातें करेंगे ये लोग। उससे बड़ा टेंशन हो रहा था। प्रिया का फोन प्रिया के हाथ में देने के बाद में उसकी सासू माँ ने पूछा, बहू मेरा फोन तूने ढूंढा क्या, मिल गया क्या? प्रिया ने तुरंत ही कहा, हाँ हाँ मम्मी जी, आपका फोन मिल गया। इस सोफे के बीच के इसमें दब गया था, इसलिए दिख नहीं रहा था, बंद हो गया था, मैंने चालू कर दिया है। उसने सासू माँ के हाथ में उनका फोन दे दिया। फिर वहां से उठ के अपने रूम में चली गई। प्रिया रिकॉर्डिंग ऑन करके सुनने लगी।
सविता माँ पर बड़ी बहुत ज्यादा चिढ़ी हुई थी। गुस्से में बोल रही थी, माँ तुम्हारी अकल मारी गई है क्या? क्या कर रही हो तुम? ऐसे कैसे बेचारी सी बन के बैठी हो? वो कल की आई छोकरी तुम पर भारी पड़ रही है? अरे एक छोटी सी गोली नहीं खिला सकती तुम उसे? ये ऐसा ही चलता रहा तो कल को भैया का बच्चा तुम्हारी गोद में खेलने लगेगा और सारी प्रॉपर्टी तुम उसके नाम कर दोगी। मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। राम राम जपते बैठना पड़ेगा मुझे। उसकी माँ उसे समझाते हुए बोली, अरे बेटी सविता चिंता मत कर, अभी काफी देर है। अभी तो तीसरा महीना शुरू हुआ है। तुम टेंशन मत लेना, हो जाएगा सब कुछ जैसा हम चाहते हैं। और ऐसे कैसे मैं सब कुछ उसके बेटे के नाम पर कर दूंगी? लेकिन बेटी अभी तो मैं सब कुछ सीधे सीधे तुम्हारे नाम पे नहीं कर सकती ना। अगर ऐसा करूंगी तो दुनिया में क्या मुंह दिखाऊंगी? और बेटा है ना मेरा सामने, लोग क्या कहेंगे कि सामने बेटा है पर बेटी के नाम पर सब कर दिए। तुझे तो मालूम है कि सुरेश मुझे फूटी आंखों पसंद नहीं है, लेकिन क्या करूं, दुनिया को दिखाने के लिए मुझे उससे प्यार का नाटक भी करना पड़ता है, बेटा बेटा कहना पड़ता है। अरे शादी उसकी नहीं हुई थी तब तक उसकी सारी कमाई पर हम लोग ऐश करते थे कि नहीं करते थे? अब हो गई है शादी, दुनिया को दिखाने के लिए मुझे वो भी करना पड़ा। मैंने अपनी सुविधा के लिए उसे बड़ा किया है, नहीं तो सौत के बच्चे को कौन अपना बच्चा कह के बड़ा करेगा? मुझे उससे प्यार का नाटक भी इसीलिए करना पड़ता है कि वो मेरे मुट्ठी में रहे। पर तू सविता भरोसा रख, मैं उसके बच्चे को इस दुनिया में आने नहीं दूंगी। और सुन, के बाद में मेरा क्या प्लानिंग है। मैं सुरेश से कहूंगी तुम नसबंदी कर लो, जिससे कि आगे दोबारा इस तरह की कोई मुसीबत सामने ही नहीं आएगी। सुरेश मान भी जाएगा, मुझे पक्का भरोसा है, क्योंकि उसने तुझे वचन दिया है ना कि वो अपने बच्चे नहीं होने देगा। मेरी हर बात तो मानता है वो। सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। फिर देखती हूँ बहू क्या कर लेती है। वे तुम्हारी बेटी को ही गोद ले लेंगे, फिर अपनी सारी प्रॉपर्टी तेरी बेटी के नाम ही हो जाएगी। कोई रोक सकता है फिर? लेकिन बेटी तुझे मालूम है ना कि तेरे पिता ने मरने से पहले सारी प्रॉपर्टी सुरेश के बेटे के नाम पर करके रखी हुई है। ये सब कुछ मैं सविता तेरे लिए कर रही हूँ, तू चिंता मत कर। माँ की बातें सुनकर सविता का गुस्सा थोड़ा शांत हो गया था। बोली, माँ देखो, सब कुछ अपने हाथ से निकल जाए ऐसा न हो। तब उसकी माँ बोली, अच्छा बेटा तू अब फोन रख, कल तुझे फोन करके बताऊंगी कि मैंने क्या किया है। तू बड़ी खुश हो जाएगी, सुन, अभी फोन रख। रिकॉर्ड स्टॉप हो गया था। आज उन माँ बेटी की बातें सुनने के बाद में प्रिया को कुछ एक सवालों के जवाब मिल गए थे, लेकिन अभी भी कुछ सवाल बाकी थे। सौद का बेटा यानी? कान में सौद का बेटा, सौद का बेटा, कान में यही बात गूंज रही थी। अब वो सुरेश की आने की राह देख रही थी। शाम को सुरेश घर पे आया। उसके बाद में जैसे ही उसने चाय पी, आज उसने उसका हाथ पकड़ के बड़े प्यार से अपने रूम में लेकर गई, रूम का दरवाजा बंद कर लिया। आज सुरेश ने उसे अच्छे मूड में देखा तो वो भी खुश हो गया। उसने सोचा कि आज मैं मेरा काम कर दूंगा। लेकिन रूम के अंदर आते ही प्रिया ने अपने पति का हाथ अपने सिर पे रखा और बोली, सुरेश, सुरेश आप मुझे बिल्कुल सच सच बताना, ये बताइए क्या मम्मी जी तुम्हारी सगी माँ है? नहीं प्रिया, मम्मी मेरी सगी माँ नहीं है, वे मेरी सौतेली माँ है। लेकिन वो मुझ पर अपने सगे बच्चे जैसा ही प्यार करती है। मैं तो 1 ही साल का था जब मेरी माँ मुझे छोड़कर भगवान के पास चली गई थी। मम्मी ने ही मुझे बड़ा किया है। मम्मी ने कभी भी मुझे मेरी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी है। लेकिन मेरे नसीब में माँ और बाप दोनों का प्यार एक साथ लिखा नहीं था। मेरी सगी माँ चली गई, उसके बाद में ये मम्मी आ गई। लेकिन उसके बाद में जैसे ही सविता का जन्म हुआ, उसके कुछ महीनों बाद ही मेरे पिता का भी स्वर्गवास हो गया। उसके बाद से मम्मी ने ही हम दोनों बच्चों को बड़ा किया, हमें किसी चीज की कमी न रहने दी। तो फिर सुरेश, तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे क्यों छुपा कर रखी? क्यों नहीं मुझे कभी बताया कि मम्मी जी तुम्हारी सगी माँ नहीं सौतेली माँ है? अब प्रिया के सामने सारी बातें सूरज के प्रकाश के समान साफ थी कि उसकी सासू माँ और ननंद इन दोनों को उसका बच्चा क्यों नहीं चाहिए। उनकी सारी नजर घर की प्रॉपर्टी पर है, जो वो अपनी पोती के नाम पर करना चाहती है। दुनिया को दिखाने के लिए सुरेश उनका लड़का है जरूर, लेकिन कभी भी उन्होंने उसकी भलाई का विचार नहीं किया है।
उन्हें खुद का बेटा हुआ नहीं, सविता इकलौती थी और इसलिए सारी प्रॉपर्टी उन्हें सविता के नाम पर करनी थी। सीधे सीधे कर दी तो लोग नाम रखते, फिर सुरेश भी कुछ आवाज उठाता, इसलिए उन्होंने बहुत अच्छी तरह से प्लानिंग करके रखा हुआ था। अच्छा, तो ये बात है कि सुरेश को बच्चा होने नहीं देना और फिर सविता का जो बच्चा है उसे इस घर में ले आना और उसके नाम पर सारी प्रॉपर्टी कर देना। बड़ी मीठी मीठी छुरी चला रही थी सासू माँ। सुरेश और प्रिया को इतना बड़ा धोखा दे रही थी माँ बेटी। सुरेश बेचारा एकदम सरल स्वभाव का लड़का था। दोनों माँ बेटी के जाल में बेचारा सुरेश फंस गया, उनके दिखावे के प्यार में फंस गया। अब प्रिया सब कुछ अच्छे से समझ गई थी। उसने अपने पति से कहा, सुरेश, मुझे आपको कुछ सुनाना है। वो सुन के आप जो भी कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। ये कहने के बाद में प्रिया ने रिकॉर्डर ऑन कर दिया। रिकॉर्डिंग सुनते सुनते सुरेश के चेहरे के जो भाव बदलते जा रहे थे वो देख के प्रिया समझ गई कि अब सुरेश के समझ में सारी बात आ गई है। सुरेश को अपने कानों पे भरोसा नहीं हो रहा था, लेकिन रिकॉर्डिंग तो सही थी। माँ और बहन का आवाज भी साफ था, इसलिए उसने जो कुछ सुना था वो सब सच ही था। सुनकर वो जैसे कुछ क्षण के लिए पागल सा हो गया। ये माँ जिसे वो अपनी सगी माँ समझता है, वो बहन जिसे वो अपनी सगी बहन से बढ़कर प्यार करता है, उसके लिए उन दोनों के मन में ऐसी भावना थी। दोनों माँ बेटी पीठ पीछे उसके पीठ में खंजर भोंक रही थी, वो भी मीठी छुरी। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा गया। प्रिया ने आज पहली बार इतने गुस्से में देखा था सुरेश को। सुरेश ने प्रिया का हाथ पकड़ लिया और उसे लेकर वो पांव पटकते हुए माँ के कमरे में चला आया। रिकॉर्डर चालू करके उसने माँ के सामने फोन रख दिया। जैसे जैसे माँ सुनती जा रही थी ऐसे ऐसे माँ के चेहरा सफेद पड़ता जा रहा था। उसे लगा कि आसमान से उसके सिर पर टूट पड़ा है। सुरेश अपनी माँ का सम्मान करता था, इसलिए उसने माँ का ज्यादा अपमान नहीं किया। बस इतना ही कहा, माँ, तुमने मुझे बचपन में क्यों नहीं जहर दे के मार दिया? आज मुझे तुम्हारी बातें सुनकर इतना दुख हो रहा है। जहर भी खा लेता तो मुझे भी इतना दुख थोड़े ना होता। मैं तो तुम्हें हमेशा अपनी सगी माँ ही समझकर तुमसे प्यार करता आया, तुम्हारी इज्जत करता आया, और तुम अपने मन में मेरे लिए इतना जहर पाले बैठी थी। इतना बड़ा धोखा दे रही थी तुम और सविता मिलकर मुझे। माँ, अगर तुम्हें ये प्रॉपर्टी चाहिए थी तो तुम मुझसे कहती, मैं कुछ न कहता, आराम से तुम्हें दे देता। लेकिन दुनिया में तुम्हें अच्छी माँ का भी तमगा चाहिए था और मुझसे सब कुछ छीन भी लेना था। माँ, तुमने आखिर सौतेलापन दिखाई दिया। सच कहते हैं कि सगी माँ तो सगी माँ ही होती है और सौतेली तो सौतेली ही। आज तुमने भी इस बात को साबित कर दिया। तुम्हें प्रॉपर्टी चाहिए ना, इसी के लिए तुम मेरे बच्चे को मारने चली थी ना, और वो भी मेरे हाथ से। माँ, मैं तो कुछ और ही समझ रहा था और इसलिए तुम्हारी हर बात के साथ में सहमत होते जाता था। लेकिन बस, अब और नहीं। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, एक पल भी नहीं। मुझे तुम्हारा मुंह तक देखने की इच्छा नहीं है माँ। मैं और प्रिया अभी ये घर छोड़ के जा रहे हैं। ये घर, ये प्रॉपर्टी, ये सब तुम दोनों को ही मुबारक हो। आज से तुम समझ लो कि मैं तुम्हारे लिए मर गया और तुम लोग भी मेरे लिए नहीं हो इस दुनिया में। कहते कहते सुरेश ने प्रिया का हाथ अपने हाथ में थाम लिया और दोनों उस घर से निकल गए। दोनों एक नए जीवन की शुरुआत करने वाले थे। प्रिया अपनी नई जिंदगी में बहुत खुश थी। उसकी ये नई दुनिया प्यार विश्वास से भरी हुई थी और सबसे बढ़कर बहुत सुरक्षित थी। उसे मालूम था सुरेश अच्छे काम पर है और जल्दी ही वे लोग बहुत अच्छी खुशहाल जिंदगी बिताने लगेंगे। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे कहानी बेटा। उम्मीद करती हूँ कि कहानी आपको पसंद आई होगी। कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि कहानी कैसी लगी। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।